हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल डी लेक्स लीगल। माई सेल्फ दानिश सिद्दीकी एडवोकेट एंड आई एम हियर टू डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860, how to prepare it for the preliminary exam. In this session, we are going to discuss the chapter 2, that is general explanation. मेरा सिर्फ ये मकसद है इस वीडियो के थ्रू आप लोग तक अपनी नॉलेज शेयर करना, जो कि मैंने अभी तक जितनी भी नॉलेज गेन की है, बस मेरा सिर्फ एक मोटिव है कि जितना हमें पता है कि वेयर एक्ट में क्या इम्पोर्टेंट है, उसमें क्या केस लॉज हैं और क्या क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इट इज़ नॉट फॉर द मॉनेटरी बेनिफिट, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए ये वीडियो मैं डेली बेसिस पे बना रहा हूँ कि जितना मुझे आता है वो आप भी जान सकें। मे बी आपको और अच्छे से आता हो, बट मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी लोग यहाँ पे हैं, हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको ये जनरल चीज़ें आ सकती हैं। एंड बिलीव मी, इस टेक्निक से जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं वेयर एक्ट के बारे में, इसके सेक्शंस हो गए, इलस्ट्रेशंस हो गए, कीवर्ड्स हो गए, हाईलाइटेड लैंडमार्क केस लॉज हो गए, ये सारे प्रीलिम्स के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। और आई डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इस तरह से वेयर एक्ट पढ़ना शुरू कर देंगे तो बिलीव मी इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू टू गेन अ गुड स्कोर इन द प्रीलिम्स एग्ज़ाम, टू क्रैक प्रीलिम्स एग्ज़ाम। सो मेरी बस यही सिर्फ मकसद है कि ये सारी नॉलेज आप तक किसी तरह से मेरे माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुँचे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सेक्शन 6। तो सेक्शन 6 की हम लोग बात करते हैं। आप लोग अपनी वेयर एक्ट प्लीज़ अपने पास रखिए और जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस जो है, जो कि इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, उस पे बेस्ड जो केस लॉज वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि उसमें क्या पढ़ना है, किस तरह से उस पर्टिकुलर सेक्शन से क्वेश्चन जो है फ्रेम होते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपसे बताते चलेंगे। सो आप लोग अपनी वेयर एक्ट भी पास में रखिए और एक कोई रफ़ नोटबुक रख लीजिए जिस पे कि आप नोट डाउन कर सकें केस लॉज वगैरह, इम्पॉर्टेंट जो उस पे मैक्सिम्स हो गई या फिर उसके प्रोविजंस हो गए, वो सारी चीज़ें आप नोट करते हुए चलिएगा। सो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सेक्शन 6, डेफिनेशंस इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। ये मेनली सेक्शन 6 जो है ये हम लोगों को बता रहा है, इसमें एक्सप्लेन कर रहा है कि जो भी डेफिनेशन इस कोड में दी हुई है थ्रू आउट दिस कोड ऑफेंस की, या फिर किसी तरह का पैनल प्रोविज़न या इलस्ट्रेशन उस डेफिनेशन का या पैनल प्रोविज़न, वो सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शन कंटेन्ड इन चैप्टर एंटाइटल्ड जनरल एक्सेप्शन, though those exceptions are not repeated in such definition, panel provisions और illustration। मेनली इस सेक्शन का मकसद है कि ये आपको बता रहा है कि जो भी हम लोग इस पूरे थ्रू आउट द कोड, जो भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे, चाहे वो कोई भी डेफिनेशन हो, इलस्ट्रेशन हो, कोई पैनल प्रोविज़न हो, वो सारी चीज़ें सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शन रहेगा, जो कि चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ेंगे, सेक्शन 76 टू 105 तक। सो मेनली इसका जो समझाने का तात्पर्य है, कहने का तात्पर्य है, कहने का मतलब है, वो ये कह रहा है कि हम लोगों को हमेशा अपने माइंड में रखना रहेगा जब भी हम कोई भी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, लाइकवाइज किसी भी ऑफेंस की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हम मर्डर की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, सेक्शन जो कि 300 में आता है, या फिर हर्ट की पढ़ रहे हैं, कोई भी आपकी डेफिनेशन किसी भी तरह की हो गई, या फिर उसकी पैनल प्रोविज़न हो गया, यानी कि पनिशमेंट उसकी हो गई, तो हम लोगों को जनरल एक्सेप्शन रखना है अपने दिमाग में, इसको रखते हुए ही पढ़ेंगे। आपको इसका एग्ज़ाम्पल देते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर है, कोई एक कर रहा है, किसी तरह का ऑफेंस कमिट कर रहा है और वो ऑफेंस कमिट करके भाग रहा है, तो यहाँ पर लायबिलिटी है उस पुलिस ऑफिसर की कि उसको रोके, वो रोक कर उसे
कन्फाइन करे, उसको कन्फाइन करे। तो ये हम लोग दिमाग में रखेंगे, क्योंकि पुलिस जो ऑफिसर जो है वो एम्पावर्ड है, बाउंड बाय लॉ है, उसको लॉ एम्पावर्ड करता है कि वो उसको रोके। तो सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शन ये आ जाएगा, क्योंकि अगर नॉर्मली ऐसे अगर वो पकड़ता है, ऑफेंस करता है जो ऑफेंडर है, और पुलिस ऑफिसर उसको पकड़ता है, लेकिन अगर सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शन नहीं रहेगा तो फिर वो पुलिस ऑफिसर ही लाइबल हो जाएगा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए। तो इसी वजह से इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। अब जैसे कि कोई एक चाइल्ड है, चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 7 years, तो वो किसी को ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दे रहा है, तो वो नहीं लायबल होगा। क्यों नहीं लायबल होगा? सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शन, जो कि उसको इम्यून कर रहा है। सेक्शन आपका 82 के तहत वो उसको इम्यून कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शन पढ़ेंगे। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे कि मान लीजिए सेक्शन 78 हम पढ़ते हैं, जजमेंट और परसुएंट टू द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। सेक्शन 78 जैसे कि जज मान लीजिए किसी को पनिशमेंट देता है, डेथ सेंटेंस सुनाता है, या फिर कोई हैंगमैन है जो ऑफेंडर को, हैंगमैन जो है ऑफेंडर को वो फांसी देता है, तो वो भी इम्यून है। किसके थ्रू? क्योंकि वो परसुएंट टू द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कर रहा है, जो कि सेक्शन 78 जनरल एक्सेप्शन में डिफाइन है। तो इसी वजह से मेन मकसद इसका यही है कि इसको सीधे सीधे हम लोग इसी वजह से इनकॉर्पोरेट किया गया है इसको, ताकि उसको जो इम्यूनिटी है वो हम लोग समझ सकें, इम्यून किस वजह से वो है। अगर ऐसे जनरल एक्सेप्शन को दिमाग में नहीं रख के पढ़ेंगे हम लोग, तो क्या पता वो हैंगमैन ही लायबल हो, ऐसे लायबल हो जाएगा। किसी को फांसी दे रहा है, वो भी तो एक तरह से क्राइम है, बट वो एक्सेप्शन में फॉल कर जाएगा, क्योंकि उसको इम्यूनिटी मिली हुई है, क्योंकि लॉ उसको ऑर्डर कर रहा है कि ऐसा आप करो। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है सेक्शन 6 का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेक्शन 7 में। सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड, एवरी एक्सप्रेशन which is explained in any part of this code is caused in every part of this code in conformity with the explanation। अब ये मतलब कह रहा है आपका सेक्शन 7 कि सेंस ऑफ एक्सप्रेशन मतलब एक बार जो डिफ़ाइन कर दिया गया है उसको थ्रू आउट दिस कोड हम लोग एज़ यूजुअल जो वो डिफ़ाइन किया गया है इस जनरल एक्सप्लेनेशन में, उसी के तौर पे हम लोग पढ़ेंगे। उसका मतलब सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वही होगा जो कि डिफाइंड है यहाँ पे। ये लेजिस्लेचर का शो करता है कि सेम मीनिंग थ्रू आउट द कोड अनलेस इट अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट दैट द लेजिस्लेचर यूज द वर्ड्स इन अ डिफरेंट सेंस। जब तक कि ऐसा लगेगा कि वो लेजिस्लेचर ने जो है उसको डिफरेंट सेंस में यूज़ किया है। इसका मैं अभी आपको आगे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब आते हैं सेक्शन 8 में। सेक्शन 8, द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। अब इसको हम लोग इससे कनेक्ट करके पढ़ेंगे सेक्शन 7 से। तो सेक्शन 8 मतलब कह रहा है कि ही जो टर्म है उसको हम लोग यूज़ करेंगे मेल के लिए भी, फीमेल के लिए भी। तो हम लोग सेक्शन 354 पढ़ेंगे, तो वहाँ पे जो है आपका जो वर्ड प्रोनाउन है ही, यहाँ पे ये मेल और फीमेल दोनों लोगों के लिए यूज़ किया गया है। आउटरेजिंग दी मॉडेस्टी ऑफ अ वोमेन, तो वहाँ पे ये टर्म जो ही लिखा हुआ है वो कॉन्टेक्स्ट में है कि मॉडेस्टी जो है एक फीमेल भी फीमेल के अगेंस्ट कर सकती है। तो यहाँ पे ये आपका क्लियर हो गया कि सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड, तो ही को यहाँ पे डिनोट किया जाएगा मेल और फीमेल दोनों के लिए। लेकिन ये फिर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट जहाँ पे निकल के आता है। लाइकवाइज आप जब पढ़ेंगे सेक्शन 375 में, तो वहाँ पे स्पेसिफिकली डिफाइन है, वहाँ पे स्पेसिफिकली बताया गया है कि जो ही टर्म है वो इन अ पार्टिकुलर सेंस सिर्फ मैन के लिए यूज़ किया गया है। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे। तो सेक्शन 8 पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट हाईलाइटेड लैंडमार्क केस है गिरधर गोपाल वर्सेस स्टेट AIR 1953। इसमें बोला गया है कि वेयर प्रोनाउन ही इज़ यूज देयर इन मेल एंड फीमेल बोथ शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड। सो अंडर सेक्शन 354 फॉर द ऑफेंस ऑफ ब्रीच ऑफ मॉडेस्टी ऑफ अ
वोमेन मेल और फीमेल बोथ कैन बी हेल्ड गिल्टी। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट केस लॉ है इस पर। अब आते हैं सेक्शन 9 पे। सो सेक्शन 9 सिर्फ नंबर के बारे में बात करता है, इसके अंदर का पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये प्री में इसका आता है तो सिर्फ ये हेडिंग बेस्ड पूछता है कि नंबर किस सेक्शन में बताया गया है, तो हम लोग ये सेक्शन 9 देख लेंगे हेडिंग। फिर आते हैं हम लोग सेक्शन 10 पे, मैन वोमेन। इसको पढ़ते हैं। द वर्ड मैन डिनोट्स अ मेल ह्यूमन बींग ऑफ एनी एज। द वर्ड वोमेन डिनोट्स अ फीमेल ह्यूमन बींग ऑफ एनी एज। ये सेक्शन 10 कहता है कि कोई भी हो, मैन जो हो किसी भी वो एज का हो सकता है, वोमेन जो है जो टर्म यूज़ किया गया है एनी फीमेल ह्यूमन बींग ऑफ एनी एज यहाँ पे हो जाएगा। तो इस पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क केस है, वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, एम्परर वर्सेस तात्या महादेव। इस केस लॉ में थोड़ा सा हम आपको ग्लिम्स देंगे, सिर्फ 2 लाइन का। इसमें जो है एक ऑफेंडर को जो है, जो ऑफेंडर है उसको लायबल किया गया था अंडर सेक्शन 352 नॉर्मल असॉल्ट के लिए। एक गर्ल जो है उसको, वो गर्ल जो है अंडर द एज ऑफ 6 इयर्स जो है उसको ऑफेंडर जो है असॉल्ट कर रहा था। तो जो ट्रायल कोर्ट है उसको सेक्शन 352 के अंदर गिल्टी की थी, बट बॉम्बे हाई कोर्ट जो है उसको 354 के अंदर गिल्टी की थी, और वो जजमेंट दी थी, ये बोली थी कि भले ही वो गर्ल ही क्यों ना हो अंडर द एज ऑफ 6 इयर्स, बाय इंटरप्रिटेटिंग द सेक्शन 10 दैट गर्ल who is under a age of 6 years is also considered as a woman, so that accused shall be liable under section 354 outraging the modesty of the woman। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, एम्परर वर्सेस तात्या महादेव। ये हो गया आप लोगों का सेक्शन 10। फिर आप लोग आते हैं सेक्शन 11। सेक्शन 11 में है द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। इसमें एक चीज़ बस याद रखिएगा कि इसमें जो है इंक्लूड किया गया है नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन। ये सेक्शन 11 का हो गया है। फिर सेक्शन 12 आपका आ जाएगा, ये भी आप हेडिंग बेस्ड इसको पढ़ेंगे। फिर सेक्शन 13 है आपका डेफिनेशन ऑफ क्वीन, इसको रिपील कर दिया गया है। तो इसमें आप लिख लीजिए, इसका ये आजकल ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये रिपील बाय किससे हुआ है, किस उसके एक्ट के थ्रू ये रिपील हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे रिपील्ड बाय दी एक्ट ऑफ 1950। बस ये इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये प्री के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज के दौर में अब जो क्वेश्चंस वगैरह फ्रेम हो रहे हैं वो इसी से रिलेटेड फ्रेम हो रहे हैं, इसी तरह से वो पुटअप कर रहे हैं क्वेश्चन। सेक्शन 14 नहीं पूछता है, इसको नहीं पढ़ना है, हेडिंग भी नहीं पढ़ना है। सेक्शन 15 फिर वही सेम चीज़, डेफिनेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया रिपील्ड बाय दी AO 1937 एक्ट ऑफ 1937, ये हम लोगों को याद कर लेना है। सेक्शन 17 हेडिंग बेस्ड पढ़ लेना है, गवर्नमेंट विच इंक्लूड्स अ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। फिर आपका 18 है, 18 भी हेडिंग अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, बट कभी इसका क्वेश्चन आज तक देखा नहीं है इसका एग्ज़ाम में। अब आ जाते हैं सेक्शन 19, ये हम लोगों के लिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सेक्शन 19 बता रहा है कि जज कौन होगा, हु इज़ अ जज, किसको हम लोग फॉर द पर्पज़ ऑफ इंडियन पिनल कोड जज मानेंगे। तो इसको पढ़ते हैं। ये देखिए बताया गया है, द वर्ड जज डिनोट्स नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज़ ऑफिशियली डेसिग्नेटेड एज अ जज बट ऑल्सो एवरी पर्सन। अब ये कैटेगराइज्ड कर दिया है कि जज और किसको हम लोग कह सकते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ इंडियन पिनल कोड। Who is empowered by law to give in any legal proceeding, civil or criminal, a definitive judgment. For the purpose of this ये माना गया है कि किसी भी सिविल प्रोसीडिंग हो या क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो, जो वो शख्स है वो एक डिफिनेटिव जजमेंट पास करे, उसको हम लोग जज कंसिडर करेंगे, या फिर उसके डेफिनेटिव जजमेंट या फिर कंफर्म बाय सम अदर अथॉरिटी वुड बी डेफिनेटिव, or who is one of a body or person which body of person is empowered by law to give such a judgment। तो इसमें बस इतना ही जान लेता है कि जो भी मतलब एक डेफिनेटिव जजमेंट पास कर सके किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में,
सिविल या फिर क्रिमिनल में एम्पावर्ड बाय लॉ है ऐसा करने के लिए, तो उसको हम लोग जज कंसिडर करेंगे। सो इसके अंदर बाकी कुछ इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं, तो इसमें सारे इलस्ट्रेशंस हम लोगों को पढ़ने उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ इलस्ट्रेशन नंबर हम लोग देखेंगे, डी वाला इलस्ट्रेशन नंबर देखेंगे। इसको थोड़ा सा हम आपको समझाना है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है समझाने के लिए। अब ये पढ़ते हैं डी वाला। अ मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग jurisdiction in respect of a charge on which he has power only to commit for a trial to another court is not a judgment। अब देखिए ये कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल हम आपको दे देते हैं, अंडर सेक्शन 209 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 जो मैजिस्ट्रेट जो है वो कमिट करता है केस ट्रायल के लिए टू दी कोर्ट ऑफ सेशन में, वो करता है, कमिट करता है, तो वहाँ पे ही इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ जज, क्योंकि वो एक डेफिनेटिव जजमेंट नहीं पास कर रहा है, वो कमिट कर रहा है टू द कोर्ट ऑफ सेशन, और यहाँ पे वो डेफिनेटिव जजमेंट या फाइनल डिसीजन नहीं दे रहा है, कमिटल प्रोसीडिंग वो कर रहा है। तो फॉर द पर्पस ऑफ दिस डेफिनेशन हम लोग उसको जज नहीं कंसिडर करेंगे। बट अगर वो जो मैजिस्ट्रेट है लाइकवाइज उसने ट्रायल किया, कमिट नहीं किया, ट्रायल पूरा कंप्लीट किया और थेफ्ट के लिए उसने पनिशमेंट दी, तो वहाँ पे वो एक फाइनल डिसीजन, फाइनल जजमेंट दे रहा है, डेफिनेटिव जजमेंट दे रहा है, तो वहाँ पे वो जज कंसिडर किया जाएगा। बट अगर कमिट कर देगा तो वो जज नहीं कंसिडर किया जाएगा। अब आते हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस पे हम लोग आ जाते हैं। एक इस पे केस लॉ है सेक्शन 20 पे। सेक्शन 20 पे एक केस लॉ आप लोग लिख लीजिए, थोड़ा इम्पॉर्टेंट है वो भी, ब्रिज नंदन सिन्हा वर्सेस ज्योति नारायण। इसमें वही सेम चीज़ दिया गया है कि जब भी हम लोग देखेंगे कि बेसिक एलिमेंट ऑफ जज क्या होता है, वो सिर्फ द ऑथोराइजेशन और पावर टू गिव फाइनल डिसीजन, दैट इज़ द टर्म जज विच इंक्लूड्स ऑल दिस थिंग्स। ये इस केस लॉ में हेल्ड किया गया था। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 20 कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये भी सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इसकी हेडिंग बेस्ड इम्पॉर्टेंट है, बट इसका अंदर का उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम लोग एक बेयर रीडिंग ले लेते हैं। द वर्ड्स कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट अ जज हु इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन और अ बॉडी ऑफ जजेस विच इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ to act judicially as a body when such body or body of judges is acting judicially। acting judicially alone, मान लीजिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रहा है, तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटिव जज, तो वो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हेल्ड कर रहा है, एक्ट कर रहा है जुडिशली अलोन, तो वहाँ पे भी उसको कोर्ट ऑफ जस्टिस माना जाएगा। सो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने का इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सेक्शन 20 में कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में बताया गया है, बस इतना हम लोग को पढ़ना है। अब आ जाइए सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके भी बहुत इन डेप्थ में इसके अंदर से क्वेश्चन नहीं पूछता है, सिर्फ पूछता है कि किस सेक्शन में बताया गया है पब्लिक सर्वेंट, कि कौन पब्लिक सर्वेंट होंगे, किस सेक्शन में ये डिफ़ाइन किया गया है। तो सेक्शन 21 में है। तो इसके अंदर का ये बस आप इतना इसमें ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट, नाइन्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये कितने बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे टोटल 12th बताया गया है, 12 कैटेगरी। तो ये बस 12 कैटेगरी हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे कि 12th कैटेगरी है। ये मतलब एक तरह से ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है पब्लिक सर्वेंट की। इसकी जो मीनिंग है, जो मेनली एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन पढ़ने को मिलेगी पब्लिक सर्वेंट की, वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा। सो इसके अंदर का हम लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये याद रखना है कि ये 12 तरीके से इसको कैटेगराइज्ड किया हुआ है। और इलस्ट्रेशन जो है, इलस्ट्रेशन आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, इसको मतलब आप पढ़ सकते हैं, मे बी ये प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में पूछ सकता है आपसे ये इलस्ट्रेशन। सो इलस्ट्रेशन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए और इसके अंदर का आप देख लेंगे। अब इस पर एक दो केस लॉ है। सबसे पहला केस लॉ है जो, वो ये है कि क्या जजेस आर अ पब्लिक सर्वेंट, उनको पब्लिक सर्वेंट कंसिडर किया जाएगा जजेस को।
तो एक केस लॉ था वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1991 का केस है। तो यहाँ पे बताया गया है द जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स आर इंक्लूडेड विद इन द वर्ड जज यूज्ड इन सेक्शन 21। जो वर्ड जज को यूज़ किया गया है सेक्शन 21 के अंदर, पब्लिक सर्वेंट के अंदर, तो इसके तहत जो जजेस हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है। फिर आपका एक केस लॉ है एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बताया गया है कि चीफ मिनिस्टर इज़ अ पब्लिक सर्वेंट, जो कि हेल्ड किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये केस लॉ, इसका बस आप लोग नाम याद रखेंगे पब्लिक सर्वेंट पे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट केस लॉ है। तो यहाँ तक अभी हम लोग रहने देते हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ कुछ ज़्यादा हो गई, 20 मिनट से ऊपर हो गया है। यहाँ तक हम लोग इसको यहाँ पे रोकते हैं। आने वाले सेशन में फिर हम लोग आगे से कंटिन्यू करेंगे। और आप लोगों से एक बात और बतानी है कि इन दी अपकमिंग सेशन मेरे साथ के जो हैं भूपेन पांडे हैं, मेरे कॉलीग हैं, मेरे फ्रेंड हैं, वो भी यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पे आएंगे, जो कि आप लोगों से वो डिस्कस करेंगे सिविल के लॉज, माइनर और मेजर, फॉर द पर्पस ऑफ प्रीलिम्स एग्ज़ाम। तो आने वाले कुछ वक्त में वो यहाँ पे इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों को प्रीलिम्स के रिगार्डिंग सिविल लॉज जो हैं उस पर वो बताएंगे और बेयर एक्ट पढ़ना वहाँ पे बताएंगे। तो मेरी कोशिश बस यही है कि आप लोगों को जितनी हो सके उतनी नॉलेज दे सकें, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल वो हो सके प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए। प्रीलिम्स जिससे कि आपको रुके ना प्रीलिम्स पूरी तरह से, चाहे आप वो एपीओ का दे रहे हैं या फिर पीसीएस जे का दे रहे हैं, वो आप लोगों को क्रैक करने में कोई मुश्किल ना हो। सो मेरा बस यही मकसद है कि आप लोगों से अपनी नॉलेज शेयर करूं और जितना मतलब हम अच्छे से करना चाहते हैं, कर सकते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को बता सकते हैं, मार्क करा सकते हैं, उतनी मैं करने की कोशिश करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। और आपने जानने वालों में से भी जो, जैसे कि आपके जो लोग भी फ्रेंड्स वगैरह हैं, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एपीओ की या फिर पीसीएस जे की, तो उन लोगों के लिए, या फिर अदरवाइज़ कोई भी लॉ स्टूडेंट है जो अभी लॉ कर रहा है, तो इसके लिए भी ये सारे सेशंस बेयर एक्ट को पढ़ने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं, क्योंकि आगे उसको वो बहुत काम आएगा जब अगर वो फील्ड में जाएगा पीसीएस जे या एपीओ की प्रिपरेशन करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया टू ऑल ऑफ यू, मीट यू इन दी नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।